हेलो दोस्तों, नर्सिंग वाईफाई में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी हम स्टार्ट करते हैं GMCH 2022 का क्वेश्चन पेपर का, जो हमारा ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अभी हमारा क्वेश्चन है 71। द सर्जिकल ऑपरेशंस इन विच एन ओपनिंग इज मेड थ्रू abdominal wall to enable discharge of waste to the ileum to enable discharge of waste without passing through the colon। कोलोन के द्वारा पास ना होके और डायरेक्ट हम कहाँ कर रहे हैं, इलियम से डिस्चार्ज को डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है इलियोस्टोमी, सेकंड है गैस्ट्रोस्कोपी, थर्ड है आर्थरोस्कोपी और फोर्थ है वेसेक्टोमी। तो ये एग्जामिनेशन तो है नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। वेसेक्टोमी है, ये भी नहीं होगा, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है इलियोस्टोमी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट कंप्लेंट रिक्वायर इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। जो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट कंप्लेंट रिक्वायर इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। जो नर्सिंग इंटरवेंशन इमीडिएट किस किस पेशेंट को रिक्वायर चाहिए। पहला है 40-year-old client with sharp severe pain due to renal stone not relieved by analgesics। second है 35-year-old client with fracture of femur complaining of sharp chest pain। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा है, फ्रैक्चर फीमर हुआ है, जिसकी वजह से उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, क्योंकि उसको एम्बोलिज्म हो सकता है, सस्पेक्ट हो सकता है। तो इन दोनों की कंपैरिजन में ये ज़्यादा सीरियस है, तो इसको इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए साइकेट्रिक वार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट शुड द नर्स असेस फर्स्ट। जो साइकेट्रिक वार्ड में नर्स को निम्न में से कौन से पेशेंट को सबसे पहले असेस करना चाहिए। ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक सिजोफ्रेनिया हु इज विथड्रॉन। सेकंड है ए पेशेंट with an acute attack of severe anxiety। third है a patient with agoraphobia who stay in the room all day। और फोर्थ ऑप्शन है पेशेंट विद डिप्रेशन कंप्लेनिंग कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन को हम बाद में भी रिलीव कर सकते हैं, और एगोराफोबिया है तो वो रूम में रह रहा है, तो भी उसको हम बाद में देख सकते हैं। और तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ए पेशेंट विद एक्यूट अटैक ऑफ सीवियर एंजाइटी। सीवियर एंजाइटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। जो मेडिकल ट्रीटमेंट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, कौन से प्रोसीजर से, कार्डियक कैथेटराइजेशन, ओरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग और परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। तो इसमें पूछा गया है मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल है, तो मेडिकल किससे रिलेटेड होगा, मेडिकल होगा मेडिसिन से रिलेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा बी। नेक्स्ट है हेमलिच मैनूवर यूज्ड। जो हमारा हेमलिच जो मैनूवर है वो किसके लिए यूज किया जाता है। पहला ऑप्शन है क्लियर फॉरेन बॉडी
फ्रॉम एयरवे, फॉरेन बॉडी को एयरवे से रिमूव करने के लिए। सेकंड है रिमूव फॉरेन बॉडी फ्रॉम द आई, आई में से फॉरेन बॉडी को रिमूव करने के लिए। और टू रिमूव द फॉरेन बॉडी फ्रॉम द ईयर, ईयर से रिमूव करने के लिए। और नन ऑफ दीज, तो इसका जो हेमलिच मैनूवर है वो यूज किया जाता है क्लियर फॉरेन बॉडी फ्रॉम द एयरवे। नेक्स्ट है कार्पल टनल सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ। जो कार्पल टनल सिंड्रोम है किसकी वजह से, किसके कंप्रेशन की वजह से होता है? पहला ऑप्शन है रेडियल नर्व, सेकंड है मेडियल नर्व, थर्ड है अल्नर नर्व, फोर्थ है एक्सिलरी नर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मीडियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ निडल स्टिक इंजरी द फर्स्ट रेस्पॉन्स ऑफ ए नर्स। नर्स को यदि निडल स्टिक इंजरी हो गई तो नर्स का फर्स्ट रेस्पॉन्स क्या होगा? पहला ऑप्शन है स्टार्ट प्रिपेयरिंग टू रिपोर्ट, रिपोर्ट प्रिपेयर करना। नेक्स्ट है टॉक टू सीनियर, सीनियर से बात करना। थर्ड है वॉश द साइट विद सोप एंड वाटर। एंड फोर्थ ऑप्शन है चेक द इम्यूनाइजेशन स्टेटस। तो जो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट रेस्पॉन्स होना चाहिए वो होना चाहिए वॉश द साइड विद सोप एंड वाटर। सोप और वाटर से वॉश करना है साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ क्रैश कार्ड ऑफ हॉस्पिटल एक्सेप्ट। जो दिए गए एक आर्टिकल्स हैं ये क्रैश कार्ड के लिए एसेंशियल है एक्सेप्ट किसको छोड़कर। तो डिफिब्रिलेटर क्रैश कार्ड पे होता है। नेक्स्ट है रिसक्सिटेशन मशीन मेडिकेशन, तो रिसक्सिटेशन मेडिसिन भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है मटेरियल फॉर पेरिफेरल इंट्रावेनस एक्सेस, ये भी होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेशनरी आइटम, स्टेशनरी आइटम नहीं होने चाहिए। तो एक्सेप्ट में क्या इसका आंसर आएगा? स्टेशनरी आइटम। नेक्स्ट है एन एरर इन मेजरिंग ब्लड प्रेशर may result because of the following। जो एरर है ब्लड प्रेशर मेजरिंग करने में वो किसकी वजह से? पहला ऑप्शन है साइज और पोजीशन ऑफ कफ इज रॉन्ग। नेक्स्ट है पेशेंट आर्म इज पोजिशन above or below level of the heart। नेक्स्ट है स्फिग्मोमैनोमीटर इज प्रेस्ड टू फर्मली अगेंस्ट ब्रैकियल आर्टरी। नेक्स्ट है एनी ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एरर मेजरिंग ब्लड प्रेशर में रिजल्ट द फॉलोइंग। जो गलत ब्लड प्रेशर मेजर करने से क्या रिजल्ट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एनी ऑफ दीज। जो गलत ब्लड प्रेशर है इनकी वजह से हो सकता है। पहला है साइज ऑफ पोजीशन ऑफ कफ, यदि कफ का साइज यदि हम रॉन्ग यूज करेंगे तो भी एरर आएगा ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है पेशेंट के आर्म के पोजीशन यदि हार्ट के लेवल पे नहीं है तो भी उसका एरर आएगा। नेक्स्ट है स्फिग्मोमैनोमीटर इज प्रेस्ड टू फर्मली अगेंस्ट ब्रैकियल आर्टरी, तो भी आएगा। तो एनी ऑफ दीज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एनी ऑफ दीज। नेक्स्ट है एपिकल पल्स ऑफ ए पेशेंट कैन बी असेस्ड बाय। जो एपिकल पल्स है वो किसके द्वारा असेस की जाती है? पहला ऑप्शन है पाल्पेटिंग द रेडियल आर्टरी। नेक्स्ट है पाल्पेटिंग द ब्रैकियल आर्टरी। थर्ड है ऑस्कल्टेटिंग द हार्ट। फोर्थ है पाल्पेटिंग द कैरोटिड आर्टरी। तो एपिकल पल्स ली जाती है वो सीधी हार्ट से ली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्कल्टेटिंग द हार्ट। नेक्स्ट है हमारा द बेड साइड असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन बाय द नर्सिंग प्रोफेशनल इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो बेड साइड असेसमेंट कर रहे हैं नर्सिंग प्रोफेशनल
उनको क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए छोड़कर। तो रेस्पिरेटरी रिदम, पैटर्न और रेगुलरिटी, इसके अलावा डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग एंड असेसमेंट ऑफ एनी इंजरी टू द चेस्ट और एफर्ट एसोसिएटेड विद ब्रीथिंग। तो जब हम बेड साइड असेसमेंट कर रहे हैं तो रेस्पिरेटरी रिदम और पैटर्न को भी और रेगुलरिटी को भी असेस कर सकते हैं, और डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग की डेप्थ को भी असेस कर सकते हैं, एफर्ट एसोसिएटेड विद ब्रीथिंग, इसको भी असेस कर सकते हैं। लेकिन असेसमेंट ऑफ एनी इंजरी टू द चेस्ट, चेस्ट में कोई इंजरी हुई है तो हम डायरेक्ट असेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी द नर्स इमीडिएट डिसीजन ऑन फिजिशियन ऑर्डर ऑफ गिव 1 यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर इंट्रावीनसली। यदि फिजिशियन ने ऑर्डर किया है कि पेशेंट को क्या करना है, इंट्रावीनसली 1 यूनिट ब्लड देना है, तो नर्स को इमीडिएट डिसीजन क्या लेना है। पहला ऑप्शन है प्रिपेयर द पेशेंट एंड कलेक्ट द ब्लड यूनिट एंड क्लियरिफाई द ऑर्डर with the physician prior to the administration. Next है seeking attention from the hand nurse measuring supervisor. Next है collect blood unit and transfuse the patient. Next है clarify the order with physician and prepare the patient and collect the blood. तो इसका जो करेक्ट आंसर है होगा वो होगा डी। डी क्यों होगा, क्योंकि प्रिपेयर द पेशेंट एंड कलेक्ट द ब्लड यूनिट एंड क्लैरिफाई द ऑर्डर विद फिजिशियन प्रायर टू द एडमिनिस्ट्रेशन, और यह नहीं होगा क्योंकि जब भी ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो खुद जो है फिजिशियन है वो वेरीफाई करता है, उसके बाद ही एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और नेक्स्ट है सीकिंग अटेंशन असिस्टेंस विद द फ्रॉम द हेड नर्स सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर और उससे हेड नर्स से असिस्टेंस ये भी नहीं हो सकता। इसके अलावा कलेक्ट द ब्लड यूनिट एंड ट्रांसफ्यूज द पेशेंट, हम ऐसे डायरेक्ट ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है क्लियरिफाई द ऑर्डर विद फिजिशियन, फिजिशियन से पहले हमको क्लियरिफाई करना है ऑर्डर, और प्रिपेयर द पेशेंट, पेशेंट को फिर प्रिपेयर करना है उसके अटेंडर को जो भी डोनेट करेगा, और उसके बाद में कलेक्ट द ब्लड यूनिट, और फिर उसके बाद में ब्लड यूनिट को कलेक्ट करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है व्हेन शुड बी बेसलाइन वाइटल साइन बी रिकॉर्डेड बिफोर द इनिशिएटिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना है तो हमको जो बेसलाइन वाइटल साइन कब से रिकॉर्ड, कितने देर पहले रिकॉर्ड करने चाहिए। तो पहला ऑप्शन है विद इन 30 मिनट्स, सेकेंड है विद इन 1 आवर, नेक्स्ट है विद इन 1.5 आवर, और नेक्स्ट है विद इन 2 आवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, विद इन 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है A nurse should check the availability of and patency of intravenous access line. तो नर्स को क्या है कि अवेलेबिलिटी और पेटेंसी चेक करनी है आईवी लाइन की, कब, बिफोर द ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट टू वार्ड, जब सेकेंड ऑप्शन है आफ्टर ब्रिंगिंग द ब्लड यूनिट टू वार्ड, वाइल ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड, और नेक्स्ट है नॉट रिक्वायर्ड टू रिटर्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा बिफोर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट टू वार्ड। लेकिन 84
इसका थोड़ा कंफ्यूजन में है। इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए व्हाइल ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड। नहीं नहीं नहीं, उससे पहले ही चेक करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, बिफोर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट टू वार्ड। जब वार्ड में ब्लड को लाना है पेशेंट का, तब उससे पहले पेशेंट की पेटेंसी चेक करनी है कि पेशेंट की आईवी लाइन सही सही काम कर रही है नहीं कर रही है, या आज उसको जिस कैनुला से जिस वे से हमको देना है तो वो प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं है। नेक्स्ट है एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस रिकमेंडेशन। द नर्सिंग केयर ऑफ एक्यूट स्ट्रोक पेशेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस है रिकमेंडेशन नर्सिंग केयर स्ट्रोक पेशेंट के लिए नर्सिंग केयर है, तो उसके लिए सब यूज किए जाते हैं छोड़कर एक्सेप्ट लगा हुआ है, तो इसमें 3 आंसर सही होंगे, तो हमको गलत आंसर इसमें से छांटना है। तो रैपिड आइडेंटिफिकेशन एंड ट्राइएज, नेक्स्ट है इनेबल डिलीवरी एंड रिलेवेंट टाइम क्रिटिकल ट्रीटमेंट, नेक्स्ट है ऑब्जर्व द पेशेंट, और फोर्थ ऑप्शन है रैपिड ट्रांसफर टू द स्ट्रोक यूनिट फॉर ऑनगोइंग असेसमेंट एंड प्रोविजन ऑफ फर्दर ट्रीटमेंट। तो यह होगा इसका, यह होगा और यह भी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, ऑब्जर्व द पेशेंट। नेक्स्ट है द फर्स्ट प्रायोरिटी इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट बर्न इंजरी। जो पेशेंट एक्यूट बर्न इंजरी का इमरजेंसी डिपार्टमेंट है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या दी जाएगी? पहला है क्लीनिंग द वुंड, सेकंड है फ्लूइड रिप्लेसमेंट, थर्ड है मेंटेनिंग एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, और फोर्थ है स्टार्टिंग मेडिकेशन। तो इसका जो एक्यूट बर्न है तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट नहीं होगा, और सेकंड है स्टार्टिंग मेडिकेशन, ये भी नहीं होगा, और क्लीनिंग द वुंड ये भी नहीं होगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा मेंटेनिंग एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, यही हमारी प्रायोरिटी रहती है। सबसे पहले हमको एयरवे चेक करना होता है, फिर ब्रीथिंग और फिर सर्कुलेशन चेक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लिनिकल सिचुएशन विच मेथड फॉर हैंड हाइजीन इज टू बी परफॉर्म। जो क्लिनिकल सिचुएशन के अंदर हमको कौन सा मेथड हैंड हाइजीन का यूज करना है? वॉश विद सोप एंड वाटर, सेकंड ऑप्शन है यूज अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर, थर्ड ऑप्शन है हमारा क्लीन योर हैंड विद ओनली इट इज विजिबली सॉइल्ड, और फोर्थ है नन ऑफ एबव। तो हमको क्लिनिकल सिचुएशन के अंदर हमको यूज क्या करना है? यूज अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर। नेक्स्ट है फॉर हैंड हाइजीन प्रोसीजर विच पैरामीटर आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हैंड हाइजीन प्रोसीजर में कौन से पैरामीटर हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं? पहला है टाइम ड्यूरेशन एंड हैंड वॉशिंग, और सेकंड है टेक्निक ऑफ हैंड वॉशिंग, थर्ड है ए एंड बी, और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, ड्यूरेशन ऑफ हैंड वॉशिंग। इस पे भी हमको फोकस करना होता है, और उसके अलावा टेक्निक ऑफ हैंड वॉशिंग ये भी हमको पैरामीटर यूज करना होता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच नर्सिंग इंटरवेंशन
would most prevent development of deep vein thrombosis oblique pulmonary embolism in post surgical patient। जो पोस्ट सर्जिकल पेशेंट है उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डीप वेन थ्रोम्बोसिस से हमको प्रिवेंट करना है तो कौन सा इंटरवेंशन हमको यूज करना चाहिए। पहला ऑप्शन है हाइड्रेशन एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ पेशेंट, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ऑफ पेशेंट, नेक्स्ट है बेड मैनेजमेंट और लास्ट ऑप्शन है कीपिंग पेशेंट वार्म। तो कीपिंग पेशेंट वार्म ये नहीं होगा, बेड मैनेजमेंट भी नहीं होगा, उसके अलावा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से भी हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाइड्रेशन रखना है पेशेंट को और इसके अलावा फिजिकल मूवमेंट भी कराना है। नेक्स्ट है ए पेशेंट ऑफ एनीमिया विद हीमोग्लोबिन 7 ग्राम % हैज बीन अराइव्ड इन आयरन इंजेक्शन। एक पेशेंट है जिसको 7 ग्राम हीमोग्लोबिन है, उसको क्या एडवाइज किया गया है, आयरन इंजेक्शन एज द प्रिफर्ड थेरेपी बाय द फिजिशियन, और फिजिशियन के द्वारा ये प्रेफर किया गया है। ऑन बीइंग गिवन द प्रिस्क्राइब्ड इंजेक्शन बाय द इंट्रामस्कुलर रूट पेशेंट सडनली डेवलप ब्रीथलेसनेस, नोजिया एंड हाइपोटेंशन। पेशेंट को जैसे ही आयरन का इंजेक्शन दिया गया है, आईएम इंजेक्शन, तो पेशेंट को ब्रीथलेसनेस हो गई है, नोजिया वोमिटिंग, नोजिया और हाइपोटेंशन होने लग गया है। व्हाट वुड बी मोस्ट प्रोबेबल कॉज, इसका जो मोस्ट प्रोबेबल कॉज क्या है, रॉन्ग साइट ऑफ इंजेक्शन, रॉन्ग टेक्निक ऑफ इंजेक्शन, एनाफाइलैक्सिस और हार्ट अटैक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो एनाफाइलैक्सिस, एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन होती है जिसकी वजह से ये कंडीशन हो जाती है। तो नेक्स्ट है नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर इज टाइपिकली, जो नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर होता है लेस देन ओरल टेम्परेचर, नेक्स्ट है इक्वल टू ओरल टेम्परेचर, नेक्स्ट है ग्रेटर देन ओरल टेम्परेचर और लास्ट है नो रिलेशन टू ओरल टेम्परेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, ग्रेटर देन ओरल टेम्परेचर। नेक्स्ट है इफ ए पेशेंट कंप्लेनिंग और ऑर्थोपनिया इट इज द बेस्ट मेक टू हिम। एक पेशेंट है ऑर्थोपनिया कंप्लेन कर रहा है तो उसको क्या करना है, लाई डाउन स्ट्रेट ऑन बेड, नेक्स्ट है सिट ऑन द बेड अपराइट पोजीशन, नेक्स्ट है वॉक अराउंड इन द रूम, नेक्स्ट ऑप्शन है बी इन एनी पोजीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिट ऑन बेड इन अपराइट पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट कैनुलासाइट इन्फेक्शन। तो जो बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है, कैनुलासाइट इन्फेक्शन को रोक सकती है, प्रिवेंट कर सकती है। पीरियोडिक ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, नेक्स्ट है यूज ऑफ हैंड हाइजीन एंड एसेप्टिक टेक्निक ऑफ इंसर्शन, नेक्स्ट है स्किन एंटीसेप्टिक, नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ कैनुला। तो फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ कैनुला, जल्दी जल्दी हम कैनुला भी नहीं चेंज कर सकते, स्किन एंटीसेप्टिक से भी हम नहीं, और उसके अलावा पीरियोडिक ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर, इससे भी हम प्रायोरिटी बेसिस पर देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूज ऑफ हैंड हाइजीन, हैंड एंड एसेप्टिक टेक्निक, हैंड हाइजीन यूज करनी है, साथ ही एसेप्टिक टेक्निक ऑफ इंसर्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इमीडिएट नर्सिंग केयर एक्टिविटीज फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो अनकॉन्शियस इमीडिएट नर्सिंग केयर एक्टिविटीज अनकॉन्शियस पेशेंट, जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसके लिए नर्सिंग केयर एक्टिविटीज है होती हैं इमीडिएट, एक्सेप्ट छोड़कर मेंटेन द एयरवे पेटेंसी, क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट है, सबसे पहले हम एयरवे पेटेंसी मेंटेन करेंगे। इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट, नेक्स्ट है मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस,
नेक्स्ट है मेंटेन न्यूट्रिशन। तो इसका जो करेक्ट एक्सेप्ट आंसर है वो है मेंटेनिंग न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ली इंडिकेशन ऑफ हाइपोक्सिया इन पेशेंट। पेशेंट में हाइपोक्सिया कंडीशन हो रही है तो उसका अर्ली इंडिकेशन क्या है? पहला ऑप्शन है एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉल इन ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट है साइनोसिस। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन। तो इसका जो अर्ली इंडिकेटर में क्या होगा? एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस। और नेक्स्ट है हमारा द फर्स्ट रेस्पॉन्स ऑफ ए नर्स नोटिस्ड सस्पेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। नर्स ने नोटिस किया है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गई है पेशेंट को, तो नर्स को फर्स्ट रेस्पॉन्स क्या होगा? इन्फॉर्म द पेशेंट अटेंडेंट को इन्फॉर्म करना, कॉल टू द डॉक्टर को कॉल करना। थर्ड ऑप्शन है स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, इस ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना। और फोर्थ ऑप्शन है मॉनिटर यूरिन आउटपुट। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेंडेड आउटकम ऑफ यूजिंग साइड रेल्स ऑन पेशेंट बेड वुड बी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेंडेड आउटकम होता है पेशेंट को यूजिंग साइड रेल्स ऑफ द बेड। पहला ऑप्शन है टू प्रिवेंट द पेशेंट फॉल एंड इंजरी। सेकंड है टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द ड्रिप सेट। नेक्स्ट है टू हेल्प द बेड हाइजीन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट है रेस्ट्रेंट द पेशेंट। तो इसका जो मेन जो पर्पज होता है वो होता है प्रिवेंट करना है पेशेंट को इंजरी और फॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए पेशेंट डायग्नोसिस ऑफ हैविंग एक्यूट एनाफाइलेक्टिक शॉक। पेशेंट को एक्यूट एनाफाइलेक्टिक शॉक डायग्नोस किया है, तो फर्स्ट नर्सिंग केयर रेस्पॉन्स, तो नर्सिंग केयर रेस्पॉन्स क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रिंग एपिनेफ्रिन। सेकंड है कॉल द फैमिली। थर्ड है लुक द कॉजेटिव एजेंट। फोर्थ है चेक द मेडिकेशन चार्ट। तो जो उसको एनाफाइलेक्टिक अटैक हुआ है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट सेकंड लास्ट ऑप्शन है क्वेश्चन है हमारा कार्डिनल साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो कार्डिनल साइन होते हैं कार्डियक अरेस्ट के सब होते हैं एक को छोड़कर। पहला है एपनिया। सेकंड है डायलेटेड नॉन रिएक्टिव प्यूपिल। थर्ड है कोल्ड काल्मी स्किन। और फोर्थ है एब्सेंस ऑफ कैरोटिड एंड फीमोरल पल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। जो कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन है उसकी सीक्वेंस करेक्ट होती है। फर्स्ट ऑप्शन है एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। सेकंड है सर्कुलेशन ब्रीथिंग एयरवे। नेक्स्ट है ब्रीथिंग सर्कुलेशन एयरवे। नेक्स्ट है हाइड्रेशन ब्रीथिंग एयरवे। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। तो ये क्वेश्चन पेपर यहीं पर खत्म हो गया है। तो आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसी तरह हम मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि आप हमारे रोजाना फ्री टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है जिसमें आपको मंडे टू फ्राइडे डेली फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी।
और साथ ही साथ में आपका जो भी नर्सिंग से रिलेटेड आपका स्टडी मटेरियल है वो भी वहीं फ्री मिलेगा। और साथ ही साथ में हमारे एक लिंक और दी गई है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको वीकली फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी। वो वीकली फ्री टेस्ट सीरीज जो का पोर्टल है वो एग्जामिनेशन पोर्टल सेम एज सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम होते हैं वो उन्हीं पोर्टल के बेसिस पे बनाया हुआ पोर्टल है, जिसमें आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो मेन एग्जाम में जो बैठते हैं, जो आपको एजिटेशन होती है, उसको आप यहाँ पर आके प्रैक्टिस करके रिड्यूस कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को एरर होने से बचा सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।